अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की डेफिनेशंस। माई सेल्फ एडवोकेट अमनदीप कौर एंड आज हम डेफिनेशंस को कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू। बीएनएस में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो आईपीसी 1860 में सेक्शन 8 से 26, 28 से 31, 33, 39 से 52A में दी गई थी। आज हम इसी का कंपैरिजन करते हुए सेक्शन 22 को अच्छी तरह से समझेंगे। क्लोज 1 एक्ट वो आईपीसी में सेक्शन 33 था। क्लोज 2 एनिमल आईपीसी में सेक्शन 47 था। क्लोज 3 चाइल्ड इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसको हम पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेट करते हुए पढ़ सकते हैं। क्लोज 4 काउंटरफीट ये सेक्शन 28 आईपीसी 1860 में दिया गया है। क्लोज 5 कोर्ट आईपीसी में सेक्शन 20 था। क्लोज 6 डेथ आईपीसी में सेक्शन 46 था। क्लोज 7 डिसऑनेस्टली आईपीसी में सेक्शन 24 था। क्लोज 8 डॉक्यूमेंट आईपीसी में सेक्शन 29 था। यही डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे पूरे एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका हम अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करते हुए एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। सेक्शन 9 फ्रॉडलेंटली ये सेक्शन 25 आईपीसी में था। सेक्शन 10 जेंडर आईपीसी में हमने इसे सेक्शन 8 में पढ़ा था। क्लोज 11 गुड फेथ इसे हम सेक्शन 52 आईपीसी में पढ़ा था। क्लोज 12 गवर्नमेंट इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 17 में रीड किया था। क्लोज 13 हार्बर ये आईपीसी में सेक्शन 52A में था। क्लोज 14 इंजरी इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 44 में पढ़ा था, जो अब क्लोज 14 हो गया है। क्लोज 15 इलीगल लीगली बाउंड टू डू ये सेक्शन 43 था। क्लोज 16 जज इसे हमने सेक्शन 19 में पढ़ा था। क्लोज 17 लाइफ इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 45 में पढ़ा था। क्लोज 18 लोकल लॉ इसे हमने आईपीसी में 42 में रीड आउट किया था। क्लोज 19 मैन इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 10 में रीड आउट किया था। क्लोज 20 मंथ एंड ईयर इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 49 में रीड किया था। क्लोज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 22 में रीड आउट किया था। क्लोज 22 नंबर इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 9 में रीड आउट किया था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हम आपको मेरा हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। क्लोज 23 ओथ इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 51 में रीड आउट किया था। क्लोज 24 ऑफेंस इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 40 में रीड किया था। क्लोज 25 ओमिशन इसे हमने सेक्शन 33 में रीड किया था। क्लोज 26 पर्सन इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 11 में रीड किया था। क्लोज 27 पब्लिक आईपीसी में सेक्शन 12 था। क्लोज 28 पब्लिक सर्वेंट इसे हमने आईपीसी में सेक्शन 21 किया था और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसपे हम पब्लिक सर्वेंट को अच्छी तरह से समझेंगे। क्लोज 21 9 रीजन टू बिलीव ये सेक्शन 26 था। क्लोज 30 स्पेशल लॉ ये सेक्शन 41 था। क्लोज 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये आईपीसी में सेक्शन 30 था। क्लोज 32 वेसल ये आईपीसी में सेक्शन 48 था। क्लोज 33 वॉलंटरली ये आईपीसी में सेक्शन 49 था। क्लोज 34 विल ये आईपीसी में सेक्शन 31 था। क्लोज 35 वुमेन ये आईपीसी में सेक्शन 10 था। क्लोज 36 रॉन्गफुल गेन। क्लोज 37 रॉन्गफुल लॉस। क्लोज 38 गेनिंग लॉसिंग रॉन्गफुली ये हमने आईपीसी के सेक्शन 23 में पढ़ा था। क्लोज 39 ये नया ऐड हुआ है, वर्ड डिफाइंड इन बीएनएस एस एंड आईटी एक्ट बट नॉट इन बीएनएस। इसका हम डिटेल में डिस्कशन अब आगे कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी अपराध जो कि हम करते, जो कि कोई भी गुनहगार करता है, कोई ऑफेंस करता है, उसे हम एक अपराध की तरह ही गिनेंगे। मान लीजिए अगर किसी चोर ने किसी के घर में चोरी की
उसने चोरी की, उसने एक चीज चुराई, जाते जाते उसको कुछ और दिख गया, उसने वो भी चुरा लिया, और जाते जाते किसी के साथ उसकी हाथापाई होगी और उसमें उसने मर्डर भी कर दिया। तो ये सारा कुछ हम लिखेंगे इसको एक सिंगल एक्ट की तरह ही लेंगे। ये बताता है हमें सेक्शन 2 क्लोज 1। और सेक्शन 2 क्लोज 2 एनिमल क्या कहता है? एनिमल ये बोलता है कि हर लिविंग क्रिएचर एनिमल है ह्यूमन बीइंग को छोड़कर। मतलब ये कि जैसे बर्ड्स हो गए, हमारे पंछी हो गए, जो भी है, जो भी एनिमल्स है, वो साइंस की नजर में चाहे कुछ भी हो, हम उन्हें कुछ भी बोले और अदर लैंग्वेजेस में, लेकिन लॉ की नजर में वो एनिमल ही रहेंगे ह्यूमन बीइंग को छोड़कर। और क्लोज 3 में क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है 18 ईयर्स के नीचे की एज का पर्सन। 18 ईयर्स के नीचे की एज का पर्सन। चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो हमें पॉक्सो एक्ट में भी दे रखी है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 2 के क्लोज 12 में भी है। हम इसको उसके साथ लिंक करके भी पढ़ सकते हैं। क्लोज 4 में दी हुई है काउंटरफीट। काउंटरफीट क्या होता है? मान लो कि अब एक ही चीज है, उसकी दूसरी कॉपी तैयार कर देना, उसको हम बोलते हैं काउंटरफीट। लेकिन दूसरी कॉपी तैयार तो कर दी, अब दूसरी कॉपी हमने तैयार की किसी को धोखा देने के लिए। मान लीजिए, अब मेजर एग्जांपल हम करेंसी का ही ले लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने 500 रुपए के नोट की कॉपी करी और वो सर्कुलेट कर दी, लेकिन उसने 500 के नोट की कॉपी क्यों करी? क्योंकि उसने धोखा देना था दूसरे बंदे को। इसलिए काउंटरफीट में होता है किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी बना देना किसी को धोखा देने के लिए। ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन 1 में यही बताया गया है कि काउंटरफीटिंग ये नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वैसी ही कार्बन कॉपी तैयार हो, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि मान लो कि अगर कोई पर्सन दूसरी चीज से मिलती जुलती कोई चीज बनाता है किसी को धोखा देने के लिए, ये माना जाएगा जब तक कि प्रूव नहीं हो जाता कि उसने ये जो किया है वो किसी अदर थिंग, किसी और बैड इंटेंशन से किया है। उसका मेन मतलब यही था कि उसने किसी और को धोखा देना था। क्लोज 5 में दे रखी है कोर्ट की एग्जांपल। कोर्ट तो हम सबको पता ही है, स्पेशली लॉ के स्टूडेंट्स को। कोर्ट का मतलब होता है जज, जिसके पास होती है पावर, जो देता है जुडिशियली काम जो करते हैं वो होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही जज उसे हम कोर्ट मानेंगे, बॉडी ऑफ जजेस को भी हम कोर्ट मानते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसमें जो होते हैं वो सिंगल बेंच भी जजमेंट देता है और टू जजेस का बेंच भी देता है और 7 जजेस बेंच भी रहते हैं। वो सब आते हैं सेक्शन 2 क्लोज 5 कोर्ट की डेफिनेशन में। सेक्शन 2 क्लोज 6 डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ होता है ह्यूमन बीइंग की डेथ, जब तक कि अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जब तक कि कंटेक्स्ट से प्रूव ना हो जाए कि ये बात गलत है। ठीक है, वो डेथ होती है। मान लीजिए कोई बंदा मर गया तो उसको हम डेथ ही काउंट करेंगे। ठीक है जी। और डिसऑनेस्टली क्या होता है? डिसऑनेस्टली मतलब होता है कि कोई भी चीज होती है वो हम गलत मतलब कि रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, जिससे किसी को गलत फायदा हो रहा हो, किसी को गलत नुकसान हो रहा हो, उस इंटेंशन से जब हम कोई भी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ये डिसऑनेस्टली काम किया गया। क्या है? डॉक्यूमेंट एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of those means and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter। इसका मतलब ये हुआ डॉक्यूमेंट्स वो चीज होती है जिसमें हम एक्सप्रेस करके या डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को लेटर्स की तरह, लेटर्स का यूज करके, फिगर्स का यूज करके या मार्क्स का यूज करके। अब लेटर क्या होता है, फिगर्स क्या होता है, ये मार्क्स क्या होता है? लेटर्स होते हैं कि जिसमें हम बोलते हैं अक्षर बोल देते हैं, जिससे इसको फिगर्स हो गए, अंक हो गए, और मार्क्स हो गए, चिन्ह हो गए, यानी कि कोई सिंबल्स वगैरह जो भी हम यूज करते हैं किसी चीज में, वो चीज डॉक्यूमेंट हो जाती है किसी एक तरीके से या कोई और मतलब कि किसी और तरीके से। मान लो अब किसी डॉक्यूमेंट में ये तीनों चीजें भी यूज हो सकती हैं, अक्षर, अंक या चिन्ह, और कोई एक चीज भी यूज हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड हम काउंट करेंगे, जो कि पहले हम नहीं कर पाते थे, अब इनको काउंट किया जाएगा और इसको हम डॉक्यूमेंट को एविडेंस में यूज कर सकते हैं। ये तो हम अभी डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक लेक्चर इस पे मैं स्पेशल लगाऊंगी जिसमें हम डॉक्यूमेंट का अच्छी तरह से पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या है? इसका मतलब
however it is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in a court or not। कह रही इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस साधन के द्वारा ये किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं। यहाँ यह है कि साक्ष्य मतलब कि एविडेंस जो है वो किसी न्यायालय के लिए है या नहीं है, कि कोर्ट में, किसी कोर्ट में यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये चीज इसमें बताई गई है। में हम देखेंगे यहाँ पे 5 इलुस्ट्रेशंस दे रखी हैं, 5 दृष्टांत जिसको बोलते हैं वो दे रखे हैं। ए में क्या बताया हुआ है, ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने किसके साथ, कोई, वो तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ ही रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बताया, उसमें कोई राइटिंग की है, वो हम यूज कर सकते हैं एज अ एविडेंस। जैसे हम बैंक में यूज करते हैं चेक अपॉन अ बैंकर, वो भी हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटर्नी, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। कोई मैप या प्लान जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है जिसे हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एक राइटिंग जिसमें डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो सब क्या है, डॉक्यूमेंट है। अब इसमें से कीवर्ड निकाल दीजिए इलुस्ट्रेशंस में से कि क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चेक हो गया, पावर ऑफ अटर्नी हो गया, मैप और प्लान हो गया, और राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस, वो सब क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है, वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्सेंटाइल और other uses shall be deemed to be expressed by such letters or figures or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed। Explanation 2 में ये बताया गया है कि अक्षर, अंक या चिन्ह जो भी होते हैं वो किसी मर्सेंटाइल में यानी कि बिजनेस से रिलेटेड या किसी और मतलब कि यूसेज के, प्रथा के अनुसार हम व्याख्या करते हुए इसे व्यक्त करते हैं, वो इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसे अक्षर, चिन्ह या अंक जिनसे ये अभिव्यक्त होता है, जिनसे ये पता चलता है, वो समझा जाएगा, चाहे रियलिटी में वो हो नहीं हो, चाहे रियलिटी में उसे एक्सप्रेस किया ही ना गया हो। इसके एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, इलुस्ट्रेशन में बता रखा है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। The meaning of the endorsement as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and shall be construed in the same manner as if the words pay to the holder or words to that effect had been written over the signature। A ने किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक के ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिख दिया, पेएबल टू हिज ऑर्डर, कि उसके ऑर्डर को पेएबल किया जाए। इस इंडोर्समेंट का क्या मतलब था, जो कि हमें व्यापारिक यूसेज, व्यापारिक प्रथा जो बताती है कि इसका मतलब ये है कि होल्डर को ये बिल पे करना है। इंडोर्समेंट क्या होगी, जो उसने उसमें साइन किए, जो रसीद लगाई, वो क्या हो गया, वो एक डॉक्यूमेंट बन गया। शैल बी कंस्टिट्यूड इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स पे टू द होल्डर, इसका मतलब ये हो गया पे टू द होल्डर, उसने किए तो साइन ही है, तो इसका मतलब ये हो गया पे टू द होल्डर, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर, इसका मतलब ये हो गया सेम, मतलब जो उसके सिग्नेचर ने बोला। ठीक है जी। अब सेक्शन 9 क्या होता है, फ्रॉडलेंटली, मतलब कि कोई चीज इस इंटेंशन से करना, इस मतलब कि इस मंशा से करना कि किसी और को धोखा देना है, वो चीज हम लेते हैं फ्रॉडलेंटली। ठीक है जी। 10 जेंडर, जेंडर इसमें मतलब कि तो हम पता ही है, ही होता है, शी होता है, इनको हम जेंडर में काउंट करते हैं। अब ही जहां भी इस पूरे एक्ट में जहां पर भी ही यूज किया गया है, जिस उस पूरी संहिता पे जहां पे भी ही यूज किया गया है, उसका मतलब यही है कि उसमें हम मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर हर किसी को काउंट करेंगे। अब ट्रांसजेंडर क्या होता है, ट्रांसजेंडर का सेम मीनिंग है जो कि हमें ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 2 के क्लोज के में दे रखा है। सेक्शन 2 क्लोज के ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019, उसमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है, हम वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्लोज 11 गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब क्या, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। गुड फेथ में ये आ जाता है गाइस कि जब कोई भी काम हम करते हैं जिसमें हमने केयर और अटेंशन नहीं की, केयर मतलब कि अच्छी तरह से ध्यान से जो काम नहीं किया उसको छोड़ के जो भी बाकी हो जाता है, जो कि पीछे बचता है, उसको हम गुड फेथ में काउंट करते हैं। और क्लोज 12 गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो पता ही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हम काउंट करते हैं।
13 क्लोज में हार्बर की डेफिनेशन दे रखी है। अब हार्बर क्या होता है? इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशन और मीन्स ऑफ कन्वेयंस और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर द ऑफ द सेम काइंड एज दोज इनमरेटेड इन दिस क्लोज और नॉट टू अवॉइड एप्रीहेंशन। अब हार्बर क्या होता है? मान लो किसी ने कोई चोरी की या वो घर से भागा या उसने कोई मर्डर कर दिया और वो भाग रहा है, हम उसको शरण दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं और उसको अपने घर में रहने के लिए जगह दी, उसको ड्रिंक मतलब फूड दिया, भोजन दिया, ड्रिंक दी, पैसे दिए, कपड़े दिए, उसको हथियार वगैरह प्रोवाइड किए, वो सब हो जाता है गोला बारूद। या उसको व्हीकल देना वहां से भागने के लिए और किसी साधन की भी किसी प्रकार से हम सहायता करते हैं तो उसको बोला जाता है कि उसको हमने हार्बर किया, यानी कि उसको क्राइम से बचाने के लिए, उस अपराध से बचाने के लिए हमने उसको कुछ भी प्रोवाइड किया, वो सेक्शन 2 के क्लोज 13 में हार्बर में काउंट होता है। अब 14 में क्लोज 14 होता है इंजरी। इंजरी मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, वट एवर इलीगली कोज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी का हार्म, माइंड का हार्म, रेपुटेशन का हार्म, प्रॉपर्टी का हार्म। सेक्शन 2 क्लोज 14 इंजरी में काउंट। Clause 15. Illegal and legally bind to do. The word illegal is applicable to everything which is an offence or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit. अब इलीगल क्या है और लीगली बाउंड टू क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अवैध, जिसे हम बोलते हैं गैर कानूनी, अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा मना किया गया हो और या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ लीगली बाउंड टू डू हो, कहा जाता है कि उसने ये जो किया है वो ठीक नहीं है। इसे हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई काम गैर कानूनी है, चाहे हर एक चीज पे ये एप्लीकेबल होता है, वो अपराध है, वो लॉ द्वारा मना किया गया हुआ है या किसी सिविल एक्शन के ग्राउंड के लिए वो फर्निश कर रहा है जो कि उस पर्सन को नहीं करना चाहिए था, वो इलीगल में आ जाता है। अब लीगली बाइंड टू वो होता है कि जिसे वो काम जो चीजें उसे मना की गई हैं, है ना, वो उनको नहीं करेगा, इलीगल कामों को नहीं करेगा, वो लीगली बाउंड टू डू हो जाता है। अब क्लॉज 16 में जज की डेफिनेशन दे रखी है। जज कौन होता है? जज वो होता है जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है जज। और इसमें कौन कौन आता है? नंबर क्लॉज इसके सब क्लॉज 1 में दे रखा है, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव और अ जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। मतलब ये कि जज के पास ये पावर्स हैं, उस बंदे के पास ये पावर्स हैं, वो किसी सिविल या क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग में एक जजमेंट दे सकता है, उसके अगेंस्ट कोई अपील ना हो तो उसकी जजमेंट डेफिनेट होगी, और अगर उसके अगेंस्ट अपील हो गई है तो किसी और अथॉरिटी द्वारा उसको डेफिनेट पक्का किया जाएगा। अब सब क्लोज 2 क्या कहता है? विच इज वन ऑफ अ बॉडी और पर्संस, विच बॉडी ऑफ पर्संस इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। विच इज वन ऑफ अ बॉडी और पर्संस, विच बॉडी ऑफ पर्संस इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वो होता है कोई भी पर्सन या एक से ज्यादा पर्संस, बॉडी या ज्यादा पर्सन जिनके पास लॉ के द्वारा पावर है कि वो जजमेंट प्रोवाइड कर सके, उन्हें हम जज में काउंट। इसकी इलुस्ट्रेशंस देखते हैं। इलुस्ट्रेशन में क्या बता रखा है? ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज और which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन है, जिसके पास ये क्षेत्र का अधिकार है कि वो अपने चार्ज को यूज करते हुए किसी को भी फाइन या सजा दे सकता है, किसी को भी जुर्माना लगा सकता है, उसके पास ये पावर है, चाहे वो उसकी अपील हो सके या ना हो सके, उसे हम जज बोलते हैं। क्लॉज 17 में लाइफ के बारे में बताया गया है। लाइफ क्या है? किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ के बारे में बताया गया है जब तक कि उसके कॉन्ट्रेरी कुछ अपीयर ना हो। क्लॉज 18 में लोकल लॉ की डेफिनेशन दे रखी है। लोकल लॉ मीन्स क्या होता है कि कोई भी लॉ जो कि पूरी इंडिया में पर्टिकुलरली एप्लीकेबल होता है, पूरी इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, यानी कि जैसे कि अब रेंट एक्ट है, हरियाणा का रेंट एक्ट अलग है, एमपी का रेवेन्यू एक्ट अलग है और पंजाब का अलग है। इस तरह से ये होते हैं लोकल लॉ।
क्लोज 19 में मैन मतलब होता है ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, चाहे वो किसी भी एज का हो। अब इसमें आप चाइल्ड को काउंट मत कर लेना, वो चाइल्ड की डेफिनेशन में काउंट होगा 18 ईयर्स के नीचे, यानी कि 18 ईयर्स से ऊपर वाला हर पर्सन एनी एज का वो मैन कहलाएगा, ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी। और मेल फीमेल इसमें नहीं है, इस डेफिनेशन में नहीं है, ये याद रखना, इसमें सिर्फ मेल्स काउंट होंगे। और नेक्स्ट 20, क्लोज 20 में मंथ एंड ईयर की डेफिनेशन दे रखी है। वेयर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द मंथ और द ईयर इज टू बी रेकन्ड अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर। मतलब ये है कि जहाँ पे पूरी संहिता पे जहाँ पे भी मंथ और ईयर के बारे में बताया गया है वो सब हम काउंट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टी उस डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन्ड टू अर्थ एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। यानी कि प्रॉपर्टी के साथ जो भी कोई चीज अटैच है उसको छोड़ के जिसको हम मूव कर सकते हैं, जिसको हिला सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके। नेक्स्ट क्लोज 22 नंबर मतलब क्या होता है, जब तक कि हमें ये अपीयर नहीं हो जाता कि वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। ये हम किसी भी चीज को पढ़ते हुए ये काउंट कर सकते हैं कि सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल में काउंट करेंगे या प्लूरल नंबर को सिंगुलर नंबर में काउंट करेंगे, जब तक कि कुछ गलत कंट्रेरी चीज उसके अगेंस्ट हमें अपीयर नहीं होती। क्लोज 23 ओथ का मतलब होता है कसम खाना, सौ उठाना, जिसको हम बोलते हैं सौगंध उठाना, वो चीज होती है ओथ। इंक्लूड द सोलम अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट और नॉट। मतलब ये कि लॉ के द्वारा किसी चीज की हम ओथ लेते हैं, कसम लेते हैं कि कोई भी डिक्लेरेशन जो कि रिक्वायर्ड है या ऑथराइज्ड बाय लॉ है, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने हम लेते हैं या जिसे हम सबूत के तौर पर यूज कर सकते हैं किसी कोर्ट में या नहीं, वो चीज होती है। क्लोज 24 ऑफेंस अपराध। इस except in the chapters and sections mentioned in the subclause A and B, the word offense means a thing made punishable by this संहिता। कह रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि सब क्लोज ए और सब क्लोज बी में, इन सब में जो सेक्शंस ये जो भी मेंशन है, उन चैप्टर्स को छोड़कर, उन सेक्शन को छोड़कर जो भी कानून की नजर में पनिशेबल है इस संहिता के अकॉर्डिंग उसे हम अपराध गिनेंगे। अब कौन कौन से सेक्शंस हैं या कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आइए देखते हैं। चैप्टर 3, इन चैप्टर 3 एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस नेमली सब सेक्शन 2, 3, 4, 5 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 के क्लॉज 2, 3, 4, 5 उनको छोड़ दीजिए, सेक्शन 9 को छोड़ दीजिए, 49, 50, 52, 54 से लेकर 50, 60, 61 तक, उसके बाद 119, 120, 123 और 27 के सब सेक्शन 7 एंड 8, 222, 230, 231, 240, 248, 250, 251, 259, 260, 61, 62, 63, 308 के सबसेक्शन 6 एंड 7 एंड 330 के सबसेक्शन 2। ये इन सबको छोड़ के कहते हैं इसमें जो मतलब है, द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। इन सबको छोड़ के ये सब एक्सेप्ट बोला ही गया है पहले, इन सबको छोड़ दीजिए, बाकी सब हम ऑफेंस में काउंट करेंगे। और सेक्शन 189 के सबसेक्शन 1, 212, 211, 238, 39, 249, 253, 329 के सबसेक्शन 1, इनमें जो कहते हैं जो ऑफेंस का मीनिंग है वो सेम मीनिंग है। व्हेन द एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इज पनिशेबल अंडर सच लॉ विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 months और मोर, वेदर विद और विदाउट फाइन। इनमें जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उनकी जो पनिशमेंट है किसी स्पेशल लॉ के द्वारा या लोकल लॉ के द्वारा, वो 6 मंथ है या उससे ज्यादा है, चाहे उसमें फाइन है या नहीं है, उन सबको छोड़ के बाकी सब में ऑफेंस की डेफिनेशन संहिता के अकॉर्डिंग आएगी। अब क्लोज 25 में ओमिशन का मतलब क्या होता है, डिनोट्स एज वेल एज द सीरीज ऑफ ओमिशंस एज अ सिंगल ओमिशन। मतलब कि जैसे एक्ट को हम बोलते हैं कि सिंगल एक्ट में काउंट किया जाएगा, वैसे ही ओमिशंस यानी कि जो त्रुटियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं ओमिशन, गलतियां करनी है ना, लोप जिसको बोल देते हैं हम, वो सिंगल ओमिशन की तरह ही गिना जाएगा, उस पूरी सीरीज को एक ही गलती में काउंट किया जाएगा। क्लोज 26 पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन
ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन में कोई कंपनी आ सकती है, एसोसिएशन ऑफ बॉडी आ सकती है, चाहे उसमें पर्संस हो, पर्संस की एसोसिएशन हो, पर्संस ने ही कम्युनिटी बनाई, कंपनी बनाई हो, उसको बोलते हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई हो या ना हुई हो। अब इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है ये तो हमने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। और पब्लिक मतलब पब्लिक किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी या जो भी हम जनता है, हम लोग जो हैं वो सब हम पब्लिक में काउंट होते हैं। क्लॉज 28 पब्लिक सर्वेंट। गाइस इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से डालूंगी जिसमें हम पूरी तरह से अच्छी तरह से पब्लिक सर्वेंट का पोस्टमार्टम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि पब्लिक सर्वेंट जो कि सरकार का जो सेवक होता है, पब्लिक सर्विस मतलब कि जो गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट उसके बदले में उसको सैलरी प्रोवाइड कर रही है। रीजन टू बिलीव। क्लॉज 29 A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। मतलब कि अगर किसी के पास पक्का रीजन है, पक्का कारण है उस पर विश्वास करने का, उसको हम बोलते हैं कि उस पर्सन के पास, उस व्यक्ति के पास रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कोई तथ्य है, कोई रीजन है, उसको रीजन टू बिलीव बोलते हैं। 30 स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? मतलब कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होता है उसको स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे कि टेनेंसी के ऊपर स्पेशल लॉ है, रिवेन्यू के ऊपर कोई लॉ है, रेंट के ऊपर कोई लॉ है, वो स्पेशल लॉ में काउंट हो जाते हैं, ठीक है जी। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई लॉ लग रहा है वो स्पेशल लॉ है। क्लॉज 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और प्रपोज टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। इसका मतलब ये होगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये माना जाए कि डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई लीगल राइट क्रिएट किया गया है, उसको बढ़ाया गया है, ट्रांसफर किया गया है, उसको मना किया गया है, उसको खत्म किया गया है और रिलीज कर दिया गया है। वो सारी चीजें कहाँ पर आती हैं? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आती है। मतलब किसी के पास कोई लीगल राइट है या उससे दूर हो गया है या उससे खत्म हो गया है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इसकी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। द एंडोर्समेंट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक साइड के ऊपर किसी ने अपना नाम लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो राइट है वो दूसरे पर्सन को दे दिया कि उसको ये बिल पे किया जाए, वो उसका लॉफुल होल्डर बन जाता है। तो ये क्या हो गया? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन गया। अब क्लॉज 32 में बताया गया है वेसल। वेसल मतलब क्या? मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि पानी के की सहायता से किसी ह्यूमन बीइंग को या प्रॉपर्टी की सहायता से जब हम किसी को कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं वो वेसल होता है। अब क्लॉज 33 वॉलंटरली। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेस इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। वॉलंटरली का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से जब हम कोई काम करते हैं अपनी मर्जी से, उसको बोलते हैं वॉलंटरली। कोई व्यक्ति किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हुए तो वो अपनी इच्छा से अगर कोई काम करता है तब माना जाता है कि उसने जो ये काम किया है या जो जिस साधनों से किया है, जिस समय पर ये काम किया है, उसके पास उस काम को करने का कोई बिलीव था, रीजन टू बिलीव था या उसको पता था, वो सब कुछ इसमें काउंट होता है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, उससे ये वॉलंटरली का मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहिबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन। एक बड़े से टाउन में रात के समय में ए नाम के किसी व्यक्ति ने आग लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि उसको रॉबरी कमिट करनी थी और किसी पर्सन की डेथ करनी थी, जिससे किसी पर्सन की डेथ हो गई या उसको करनी थी। हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ। मतलब ए का इरादा नहीं था वो किसी की डेथ करेगा, लेकिन जब उसने आग लगाई उससे किसी की डेथ हो गई। और मे इवन बी सॉरी फॉर दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, येट इफ ही नो दैट ही वाज लाइकली टू कॉज डेथ ही हैज कॉज्ड डेथ वॉलंटरली। चाहे उसका इरादा था चाहे नहीं था, लेकिन उसके आग लगाने से, उसके रॉबरी करने से अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो गई है तो ये माना जाएगा कि उसने अपनी स्व इच्छा से उस पर्सन की डेथ कमिट की है।
34 विल का मतलब क्या होता है? कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी कि जिसे हम वसीयत भी अपनी मर्जी से जो कुछ करते हैं, टेस्टामेंट्री यानी कि वसीयत से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, उसे विल बोला जाएगा। क्लॉज 35 वुमेन। अब जरा याद करके बताना, माइंड में रिकॉल करना कि हमने मैन की डेफिनेशंस कहाँ पे पढ़ी थी। मैन की डेफिनेशन हमने कौन से क्लॉज में पढ़ी थी? याद आया? मैन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी ना, कहाँ पे पढ़ी थी? मैन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्लॉज 19 में, और वुमेन की डेफिनेशन कहाँ पे आई? क्लॉज 35 में। 35 मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी कि 18 साल से ऊपर की कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग, उसे हम वुमेन में काउंट करेंगे। ठीक है जी। और रॉन्गफुल गेन 36, रॉन्गफुल लॉस 37, 38 में गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली, ये सब हमने पहले इकट्ठे पढ़े हुए थे, तो इनको अब अलग अलग पढ़ रहे हैं। रॉन्गफुल गेन मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का गेन, किसी की भी प्रॉपर्टी हम गेन कर लेते हैं इलीगल तरीके से। लीगली हमारा उस पर कोई राइट नहीं बनता था, लेकिन हमने उस प्रॉपर्टी को गेन किया। रॉन्गफुल लॉस, अगर किसी ने गलत तरीके से, इलीगल तरीके से कोई प्रॉपर्टी गेन की, तो किसी को उसका लॉस भी तो हुआ होगा, किसी को नुकसान भी हुआ होगा, तो वो होगा रॉन्गफुल लॉस। गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली, एक पर्सन को हम बोलते हैं कि उसने रॉन्गफुली गेन की जब उसने वो प्रॉपर्टी रॉन्गफुली अपने पास रख ली, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, जब उसने रॉन्गफुली उस प्रॉपर्टी को गेन किया और अपने पास रख लिया या उस पर कब्जा कर लिया, तो वो हो जाता है गेनिंग रॉन्गफुली। अब जब उस पर्सन ने, किसी ने वो रॉन्गफुली गेन की, तो दूसरे पर्सन ने वो लॉस रॉन्गफुली हुआ उसके साथ, कि उसको उसके अधिकार से या उसके राइट से, उसकी प्रॉपर्टी से हमने दूर कर दिया, तो हो जाएगा क्लॉज 38 में गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली। क्लॉज 39 नेक्स्ट आता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। मतलब कि अगर कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जो कि इस हम भारतीय साक्ष्य संहिता में, यानी कि BSS भारतीय न्याय संहिता में पढ़ रहे हैं, सॉरी गाइस, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 में अगर कोई भी वर्ड या कोई भी एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं जो कि इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या BNSS में 2023 में डिफाइन किया हुआ है, तो उसका वही मीनिंग लिया जाएगा जो कि उस एक्ट में, IT एक्ट में या BNSS में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू। माय वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस लेक्चर सीरीज में और क्या चाहते हैं? आप किस लेक्चर्स पे वीडियो, किस टॉपिक पे आपको पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the update videos that are coming in future.